हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले टैक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमें ये देखना है कि कौन कौन से कर सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए और जन कल्याण करने के लिए टैक्स का निरूपण करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स का अर्थ क्या है। तो वर्तमान में कर सरकार की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो वो वास्तव में कर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संपत्ति की आय का वह भाग है जो सार्वजनिक सेवाओं को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से वसूल किया जाता है। इसमें कुछ लोगों ने अपनी परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि कर सरकार को दिए जाने वाले उस अनिवार्य अंशदान को कहते हैं जो सबके सामान्य हित के लिए किए जाने वाले खर्च के भुगतान में अदा किया जाता है और उसके बदले कोई विशेष सेवा या लाभ नहीं दिया जाता। यानी टैक्स गवर्नमेंट लेती है, यह आवश्यक भुगतान होता है और उसके बदले किसी सेवा का नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से डाल्टन ने ये कहा है कि कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाए गए अनिवार्य अंशदान है जो किसी कानून अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जाता और उसके संबंध में करदाता के बदले दी जाने वाली सुविधाओं से उसका कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार कर एक वैधानिक भुगतान होता है जो कि आवश्यक रूप से किया जाता है। अब उसमें कौन कौन से कर हैं, तो इसके लिए उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हुई। पहला एक है कि वैधानिक सत्ता द्वारा निर्धारित होता है। फिर एक अनिवार्य वसूली है, इसे भुगतान न करने पर व्यक्ति या संस्था को वैधानिक दंड दिया जा सकता है। तीसरा फिर यह है कि करों में जैसे कुछ तैसा नहीं होता, अर्थात करदाता को कोई इसका लाभ नहीं होता है, सीधा लाभ नहीं दिया जाता। चौथा यह है कि कर चुकाना व्यक्ति की जिम्मेदारी है। पांचवा यह है कि कर भुगतान में करदाता को त्याग करना पड़ता है। और छठा, कर का उपयोग सामूहिक हित में किया जाता है। और सातवां, करारोपण वैधानिक होता है। इस प्रकार करों की ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने यहाँ देखी। अब यह है कि करारोपण द्वारा उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है करारोपण का। तो इसमें सबसे पहला करारोपण का उद्देश्य सबसे पहला आय में वृद्धि होता है। सामान्यतः टैक्सेशन का मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि ही होता है। राज्य अपने आय के साधनों को बढ़ाने के लिए टैक्स लगाती है ताकि सरकार कर राजस्व से अपनी व्यय की पूर्ति कर सके। और आय में अभिवृद्धि के लिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में सामंजस्य बिठाती है, करों में विविधता लाती है ताकि अधिकाधिक व्यक्ति सार्वजनिक हित के व्यय में अपना अंशदान कर सकें और सामाजिक लाभ की दृष्टि से करों से अधिकाधिक धन प्राप्त कर प्रगतिशील करों का निर्धारण करती है। तो सरकार ये दूसरा इसका ये उद्देश्य है कि अनावश्यक उपभोग पर रोक लगाती है। जैसे कई ऐसे उपभोग होते हैं जैसे गांजा, भांग है, अफीम है, शराब है, नशीली वस्तुएं, उन पर ऊंची टैक्स लगाकर वह उनके उपभोग को रोकना चाहती है। तो ये भी है इसका कर का एक प्रभावी तरीका है। दूसरा, एक संरक्षण और प्रशुल्क नीति की सफलता भी ये है कि सरकार अपने जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए विदेशों के आयात पर ऊंचे कर लगा देती है, जिसलिए शिशु उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कम हो जाए और कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देती है और निर्यात को कम कर दिए जाते हैं, जिससे कि उन उद्योगों को संरक्षण कर सफलता मिलती है। चौथा यह है कि उत्पादन, रोजगार एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सरकार करों का अतिरिक्त उपभोग पर रोक लगाकर विनियोग और बचत को प्रोत्साहन देती है। इससे देश में पूंजी निर्माण तेज होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्पादन करों में कमी करके उत्पादन में वृद्धि का प्रोत्साहन किया जाता है और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाकर और विस्तार एवं विकास का अवसर दिया जाता है। इससे देश में उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि होती है और इन सब का प्रभाव राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और अब नेक्स्ट है कि धन के वितरण की विषमताओं को कम करने के लिए करारोपण का उपयोग देश में सामाजिक न्याय की दृष्टि से धन वितरण की विषमताओं को दूर करने के लिए भी किया जाता रहा है। जैसे भारत के
अधिक आय वाले वर्ग पर प्रगतिशील कर लगाकर, मृत्यु कर लगाकर, संपत्ति कर लगाकर, व्यय कर लगाकर धन की वितरण की विषमता को कम करती है। और गरीब तबके पर बहुत कम टैक्स रखा जाता है और या तो उन्हें पूर्णतः कर से मुक्त रखा जाता है। अब है साधनों के प्रयोग में हस्तांतरण। करों का उद्देश्य कभी कभी एक क्षेत्र में साधनों के हस्तांतरण को रोककर दूसरे क्षेत्र में प्रेरित भी किया जाता है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में किसी उद्योग की नई इकाइयों की स्थापना को रोकना चाहती है तो उस पर ऊंचे कर लगाती है, जबकि दूसरे स्थान पर उद्योग स्थापित करने से उन्हें निश्चित समय पर उत्पादन कर, बिक्री कर, चुंगी कर आदि विशेष करों में छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार के उपभोग में काम आने वाली आयातों पर ऊंचे कर और उत्पादन के उपभोग में काम आने वाली आयातों पर नीचे कर लगाकर इस प्रकार सरकार कार्य करती रही है। तो ये कुछ अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि सरकार का कर लगाने का उद्देश्य आय प्राप्त करना ही न होकर आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है। इस प्रकार लर्नर ने भी ये कहा है कि करों का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखना है, न कि आय प्राप्त करना है, क्योंकि अधिक आय को तो नोट निमर्गन करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सरकार सामाजिक संरचना को प्रॉपर और उपयुक्त बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, न कि अपनी आय को प्राप्त करना। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन सरकार की आय का मुख्य स्रोत है करारोपण, और जिसके माध्यम से सरकार अपनी आय में वृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों कार्यों को संपन्न करती है।